नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हमारे ये सेकेंड ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे मल्टीमीडिया उपयोग और प्रकार। हम लोग आईसीटी और मल्टीमीडिया के बारे में कुछ कक्षाओं से जान रहे हैं कि ये क्या है, इनका शिक्षा में किस तरीके से उपयोग है, शिक्षा की दृष्टि से किस तरह से महत्व रखते हैं और इनके प्रयोग में हम किस तरीके से सावधानी और शर्तों का पालन करना होगा। तो हम उसी पर कंटिन्यू करते हैं कि हम जो मल्टीमीडिया है उसका हम उपयोग किस तरीके से करेंगे और उसके प्रकार कौन कौन से हैं। इसको जानने से पूर्व जो हम एक बार जान लेते हैं कि जो हमारे संप्रेषण उपकरण है वो संप्रेषण उपकरण के गुण क्या है, यानी कि कौन से गुण है जिससे हम मान सकते हैं कि संप्रेषण उपकरण बच्चों के लिए, बालकों के लिए शिक्षा की दृष्टि से बेहतर रूप से एक सहयोग या हमको हेल्प मदद कर सकते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि संप्रेषण उपकरणों के गुण। संप्रेषण उपकरण के कौन कौन से गुण हैं? पहला गुण है ये छात्रों के स्तर एवं आकार के अनुसार हो। दूसरा गुण है इसमें यह आकर्षक होने चाहिए। नेक्स्ट है साफ एवं स्वच्छ हो, जिससे भ्रम उत्पन्न नहीं हो। नेक्स्ट है भौगोलिक चिन्ह एवं शब्दों का प्रयोग स्पष्ट। तो ये कुछ गुण हैं, इस गुणों को समझते हैं कि जो संप्रेषण उपकरणों का हम कक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए इन गुणों का होना जरूरी है। सबसे पहले छात्रों के स्तर और आकार के अनुसार स्टूडेंट का लेवल क्या है, कक्षा का आकार क्या है, वो आकार और स्तर को ध्यान रखना इसके अंदर आता है। अब वो पता रहेगा बच्चों के लेवल, क्लास के आकार का, तो हम समझ सकेंगे कि हम कैसे इन संप्रेषण का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, ये आकर्षक होने चाहिए। आकर्षक होगा तभी इसका प्रभाव पड़ेगा, मनोरंजनदायक, मतलब बच्चों का इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, तब जाकर उसमें आनंद आएगा। तो आकर्षक और रुचिपूर्ण होंगे तो इसमें बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसके फलस्वरूप ये इसके फायदा हमको प्राप्त होगा। अगला है साफ एवं स्वच्छ, यानी कि संप्रेषण उपकरण का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, यानी कि जो हम बताना चाह रहे हैं, जैसा करना चाह रहे हैं, पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कोई भी समस्या रहती है तो बच्चों में भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने बच्चों के लिए पीपीटी का प्रयोग किया, तो पीपीटी के अंदर जो डायग्राम बनाते हैं, जो वर्ड्स लिखते हैं, वो इतने स्पष्ट और साफ होने चाहिए कि वो आसानी समझ सके। अगर वो बहुत ही छोटे और दिखाई नहीं दे तो बच्चों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किस पर्पज से बताया जा रहा है वो बातें बच्चों को पता होनी चाहिए।
अगला है भौगोलिक चिन्ह एवं शब्दों का प्रयोग स्पष्ट हो। इसमें जो भी हम भौगोलिक चिन्ह और शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चों के समझ में आ सके। इस तरीके से ये संश्लेषण उपकरण के गुण हमको समझ में ताकि बच्चा इसको समझ सके और हमारे शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो सके। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसी को कि जो हमारे मल्टीमीडिया उपकरण है उसके उपयोग किस तरीके से है। तो टॉपिक इसमें है राजनीति, विज्ञान में मल्टीमीडिया का हम इसका यूज किस तरीके से करेंगे, इसका उपयोग किस तरीके से करेंगे ताकि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण कर सके और समय परिस्थिति के हिसाब से हम बच्चों को बेहतर शिक्षण प्रदान करवा सके। सबसे पहले इसकी बात है शैक्षिक शैक्षिक जागरूकता। मल्टीमीडिया के उपयोग के माध्यम से बच्चों के अंदर शैक्षिक जागरूकता, बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों या अदर पर्सन भी शैक्षिक जागरूकता आती है। इससे जैसे कि मान लीजिए हमने मल्टीमीडिया का प्रयोग किया तो इसके प्रयोग से हम शिक्षा के प्रचार और प्रसार का कार्य कर सकते हैं, शिक्षा का महत्व बता सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम जन तक शिक्षा के बारे में हम उसकी वैल्यू, उसकी महत्व को बता सकते हैं। इस तरीके से इसमें शिक्षा में जागरूकता बनी हुई रहती है और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े हुए या इससे जुड़ सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन मल्टीमीडिया का प्रयोग आज के समय परिस्थितियों की मांग है और हर व्यक्ति विशेष इसका प्रयोग करना जानता है और इसका प्रयोग करना इतना दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। तो इससे शिक्षा में जागरूकता आती है। आज जो पेरेंट्स होते हैं वो भी जागरूक होते हैं कि उनकी बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उनको कैसे एजुकेशन मिलती है। तो ऑनलाइन मल्टीमीडिया का उपयोग काफी जागरूकता फैला रही है और इससे शिक्षा में जागरूकता उत्पन्न हो रही है। सेकंड बात है इसमें शत प्रतिशत नामांकन, ठीक है। तो इन मल्टीमीडिया का प्रयोग करने के माध्यम से, इसका उपयोग करने से 100% नामांकन होता है। इस बात से आप पूर्ण रूप से सहमत है। एक समय था जब लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जाना पड़ता था या उनको बचा करना पड़ता था। अब मल्टीमीडिया से ऑनलाइन लोगों तक कोई भी बात एजुकेशन को पहुंचाई जाती है, एजुकेशन कोर्स को पहुंचाया जाता है। आज बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है जो ऑनलाइन बेस पर अपने कोर्स को ऑनलाइन बताते हैं। इससे लोगों में जागरूकता आती है, लोग समझते हैं कैसे क्या करना है। अब लोगों में इतनी जागरूकता रहती है कि किस तरीके से वो आगे क्या कर सकते हैं। इस तरीके से स्कूल लेवल पर भी हम देखते हैं कि ऑनलाइन तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो उस एडवर्टाइजमेंट में से लोगों के जुड़ने के चांस बन जाते हैं और जो नामांकन सुगंधी होती है और 100% नामांकन होने के चांस रह जाते हैं। आज तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग 100% या आप बोल सकते हैं बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूट कॉलेज से जोड़ना, ये काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। अगला है इसमें उपयोग पाठ्यक्रम उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास। पाठ्यक्रम उपयुक्त बनता है यानी कि पाठ्यक्रम का डेवलप कैसे करना, इस बात का हम मल्टीमीडिया से कर सकते हैं। हम हमारे पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए मल्टीमीडिया का सहारा लेते हैं। इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पाठ्यक्रम में चेंजेस लाना, नवीनता लाना, अन्य पाठ्यक्रमों को सामंजस्य करके एक आदर्श पाठ्यक्रम बनाना, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। कक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, जब अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम कराते हैं तो उसमें कुछ नयापन लाना है, टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए वो ऑनलाइन बेस का सहारा लेकर अपने पाठ्यक्रम को आकर्षक बना सकता है। इस तरीके से पाठ्यक्रम में बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है और पाठ्यक्रम बेहतर रूप से बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। अगला है इसमें शैक्षिक समस्याओं का शैक्षिक समस्याओं का समाधान। इस बात से हम सहमत हैं कि पाठ्यक्रम के प्रयोग करने से शैक्षिक समस्याओं का समाधान होता है। बालक को जो समस्याएं होती हैं वो या तो अपने अध्यापक से पूछता है या पाठ्य पुस्तक का सहारा लेता है और आजकल बहुत ही सुविधाजनक होता है कि गूगल पर अपनी समस्याओं को लिखकर वो आसानी से हमको मिल जाती है। तो इस तरीके से शैक्षिक समस्याओं का समाधान होता है। एक अध्यापक को भी कुछ डाउट होता है तो मल्टीमीडिया का इस उपकरणों का प्रयोग करके इस समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। विद्यालय या शिक्षा लेवल पर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है, मल्टीमीडिया के माध्यम से उसका फायदा हमको मिल रहा है। हम अपने साथ साथ अपने अलग अन्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजुकेशन स्तर चल रहा है उसको भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसको जानकर, समझकर, परखकर हम हमारे एजुकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सब बातों को हमको जानकारियाँ मिलती है। तो हमका हमारी जो शैक्षिक समस्या है उस शैक्षिक समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है। अगला है इसमें छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का अगला है शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान। बच्चों की जो भी एजुकेशन प्रॉब्लम है, जैसे हमने पहले सेक्शन में समझ जाना कि बच्चों को कुछ जानना है, समझना है, तो ऑनलाइन इंटरनेट यूट्यूब बहुत से ऐसे सोर्स है जिसके माध्यम से समस्याओं का समाधान कर सकता है। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स जैसे लॉन्च हो रहे हैं जिसमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। साथ ही शिक्षकों को भी, जैसा कि जानते हैं कि शिक्षक को समय और परिस्थिति के हिसाब से चलना बहुत ही जरूरी है और जैसी मांग है उसके हिसाब से स्वयं को अपडेट करना भी जरूरी है, बदलाव लाना भी जरूरी है। तो उसको टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ना होगा। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों को समय समय पर इस ऑनलाइन मल्टीमीडिया का प्रयोग करना है और अपनी जो भी समस्या है, जैसे कि कुछ जानना है, समझना है, तो वो इसको आसानी से समझ और जान सकता है। तो ये छात्रों और शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है। अगला है इसमें नेक्स्ट रुचिपूर्ण शिक्षक अधिगम
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग जो प्रोसेस है वो काफी इंटरेस्टिंग हो रही है मल्टीमीडिया के प्रयोग करने के माध्यम से। स्टूडेंट्स, टीचर्स आपस में ऑनलाइन बेस पर जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन बेस पे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है तो उससे एजुकेशन आज वर्तमान समय में चल रही है, जैसे गूगल मीट है, वेबएक्स है। तो इन उपकरणों में इस ऐप्स के माध्यम से एजुकेशन आसानी से चल रही है। तो हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को काफी रुचिपूर्ण बना दिया है। इससे एक कक्षा का जो बोलते हैं नीरस वातावरण उसमें काफी चेंजेस आया है और इंटरेस्ट है। साथ अगर हम क्लास में भी कंप्यूटर ये प्रोजेक्टर का प्रयोग करें, फ्लिप स्मार्ट क्लासेस जो होती है तो इसमें एजुकेशन लेने के माध्यम बच्चा इसमें पढ़ता है तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो मल्टीमीडिया का प्रयोग काफी रुचिपूर्ण होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाता है। अगला है इसमें वैज्ञानिक तकनीकी वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग। मल्टीमीडिया अपने आप में टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक तकनीकी है जिसके माध्यम से बच्चे को कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। मोबाइल का यूज करना, कंप्यूटर का यूज करना, उपकरण का यूज करना, कैसे किया जाता है, स्कैनर का यूज कैसे किया जाता है, प्रिंटर का यूज कैसे करना है, एजुकेशन में सबका रोल हमको नहीं समझना होगा, इन सबका हमको प्रयोग करना होगा। तो इससे वैज्ञानिक तकनीकी आती है। आज समय और परिस्थितियों ने सबको ऑनलाइन जोड़ दिया है, तो समय और परिस्थितियों ने आज वैज्ञानिकता ला दी है। तो कह सकते हैं कि इससे वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किस तरीके से करना है, तो आज हर इंसान इस बात को समझ रहा है, इसके महत्व को समझ रहा है और इसी बेस पर अब अपने आप को समय और परिस्थिति के हिसाब से ढाल रहा है। तो इस तरह से मल्टीमीडिया वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग में फायदेमंद साबित हो रही है। अगला है में उपयोग। दूरस्थ यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है, दूर शिक्षा, इसमें ये काफी फायदेमंद है। दूर शिक्षा में क्या होता है कि घर बैठे हम कोई भी कोर्स को कर सकते हैं, आसानी से उसको घर बैठे के उसको कोर्स को हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए हमको संबंधित कोर्स संबंधित हमको ऑनलाइन वीडियोस मिलती है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलता है, इसका सहारा करके हम उस कोर्स को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारा मल्टीमीडिया का फायदा होता है कि हम एक स्टेट में बैठकर, एक जगह बैठकर कहीं अन्य जगह पर कोई एजुकेशन चल रही है उसको आसानी से ले सकते हैं। तो ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन जो भी सोर्स है ये हमको फायदेमंद साबित होते हैं तो और हमारे दूर शिक्षा को पूर्ण कर देते हैं। यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन में मल्टीमीडिया काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। अगला है इसमें परीक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली एग्जाम के अंतर्गत ये काफी फायदेमंद है। अब इस बात को हम आसानी समझ सकते हैं कि आज बहुत से एग्जाम ऑनलाइन बेस पर हो रहे हैं, जैसे कि आप नेट एग्जाम देने जाओगे, सीबीएसई के कोई केवी वगैरह के एग्जाम देने जाओगे, एमबीएस नवोदय के एग्जाम देने जाओगे, बैंकिंग के एग्जाम देने जाओगे, तो ये सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए और ऑनलाइन एग्जाम में काफी जल्द प्रोसेस होता है, जल्दी से हम एग्जाम दे पाते हैं। जैसे कि कम जैसे फॉर्म भरेंगे 1 या 2 मिनट एग्जाम हो सकते हैं और उसका रिजल्ट भी आसानी 10 या 15 दिन में हमारे पास आ जाता है। तो प्रोसेसिंग में काफी इजी आया है, बहुत ही सरल पद्धति हुई है और एग्जाम काफी गुणात्मक रूप से देने को मिल रहे हैं। तो वैज्ञानिकता भी आई है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और संसार परीक्षा प्रणाली ऑनलाइन होने से काफी फायदा साबित हो रहा है, समय और इसकी काफी बचत हो रही है। तो कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया ने परीक्षा प्रणाली के उपयोग में काफी फायदा किया, जो भी कौन से ऑनलाइन यूज किया। अगला है इसमें
शिक्षण अधिगम सामग्री के शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में। शिक्षण अधिगम यानी सीखने के लिए जो हमको जिन सामग्री का प्रयोग करना है, इसमें मल्टीमीडिया फायदेमंद है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का प्रयोग करना, पीपीटी स्लाइडों का प्रयोग करना, फिल्म का प्रयोग करना, ये सारा मल्टीमीडिया के अंदर आ जाता है। तो इनके प्रयोग के माध्यम से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री में इसका प्रयोग ले सकते हैं और इसमें रुचि आकर्षित करना चाहते हैं। अगला है मूल्यांकन में मूल्यांकन इवोल्यूशन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए उपयोग होता है। जैसे कि हमने पहले जाना कि जब परीक्षा प्रणाली ऑनलाइन हो गई है तो उसका मूल्यांकन भी ऑनलाइन होता जा रहा है। पहली चीज तो यहाँ पर होगी। दूसरी बात, अगर ऑफलाइन एग्जाम भी होते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा आता है? ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन जानने को मिलता है। पहले न्यूज़पेपर में या काफी समय लग जाता है, लेकिन अब एक ही कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में ऑनलाइन बेस पर हम रिजल्ट को आसानी से सकते हैं और हमारे सामने ऑनलाइन इंटरनेट की मार्कशीट भी उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरीके से इस मल्टीमीडिया के मूल्यांकन प्रक्रिया को भी रुचिपूर्ण बनाया है। तो ये है मल्टीमीडिया के उपयोग, इसको हमने समझा। अब हम इसके प्रकार को जानते हैं। डायग्राम समझ लेते हैं इसके। मल्टीमीडिया के प्रकार। सबसे पहला प्रकार आता है इसमें ग्राफिक्स। दूसरा आ जाता है इसमें श्रव्य कार्यक्रम, दृश्य कार्यक्रम और लास्ट आ जाता है इसमें इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये मल्टीमीडिया के प्रकार हैं जो कि इनके माध्यम से हम मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के माध्यम से हम ऑनलाइन किसी चार्ट, मानचित्र का प्रयोग करके उस ग्राफिकल रूप में उसको बच्चों के सामने इफेक्टिव रूप में प्रस्तुत करके उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि हमने कोई वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल के अंदर कोई काम किया, जैसे कि मान लो वर्ड और एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड और एक्सेल में काम किया, उस काम को यानी उस कार्य को हम उसको अच्छा ग्राफिकल रूप देकर, इफेक्टिव रूप देकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करते, बच्चों का उस पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है और बच्चा उसको आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री को समझते वे सामग्री जो सिर्फ हमारे सुनने के काम में आती है, जिसके अंतर्गत जो सुनने के माध्यम से, तो हम ऐसे कार्यक्रमों को बच्चों के सामने सुनाएंगे। कोई स्पीच है, कोई ज्ञानवर्धक बातें हैं, स्पीकर के माध्यम से, हेडफोन के माध्यम से बच्चा सुनेगा, माइक्रोफोन का प्रयोग बच्चा सुनेगा, तो बच्चों को काफी फायदेमंद होगा। तो श्रव्य सामग्री की मल्टीमीडिया के अंदर आती है। दृश्य वे सामग्री जो सिर्फ देखी जाती है, पीपीटी स्लाइड का प्रयोग करना, प्रोजेक्टर के प्रयोग करना, फिर कोई ऐसी म्यूट जो हमको मूवीज बताना, चलचित्र बनाना जिसमें कोई साउंड नहीं है, सिर्फ देख सकते हैं। हम कुछ ऑनलाइन कुछ ऐसे पिक्चर्स बच्चों को बता सकते हैं जो बच्चों को इफेक्टिव डाल दे, बच्चों को एजुकेशन प्रदान करें। तो
तो इस तरीके से जो द्रव्य सामग्री है वो बच्चों को काम फायदेमंद होती है शिक्षण की दृष्टि से और बच्चों में काम आती है। अगला आता है मीडी। मीडी क्या होता है इसको समझते हैं हम। मीडी के अंतर्गत इस कार्यक्रम में सूचना, इस कार्यक्रम में सूचना का आदान प्रदान किया जाता, इस तरह सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। इसके लिए हेडफोन या स्पीकर का हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मीडिया के माध्यम से हम सूचनाओं को आदान प्रदान करेंगे, जिसके लिए हम हेडफोन और स्पीकर का प्रयोग करेंगे। हेडफोन का प्रयोग हम समझते हैं, हेडफोन का प्रयोग कर सकते हैं, एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को अपनी बातें शेयर कर सकता है और अपनी बातों को जान सकता है, यानी कि सूचनाओं को आदान प्रदान करने का अच्छा माध्यम होता है। और स्पीकर के माध्यम से एक ही स्पीकर से जितने भी श्रोतागण हो उनको एक साथ कोई बात को लाउड के माध्यम से यानी स्पीकर के माध्यम से सुनवाई जा सकती है। एक पर्सन बोल रहा है, स्पीकर लगा है, एक साथ सभी बच्चे सुन सकते हैं। जो बड़ी सभाएं होती है जहाँ पीछे तक आवाज नहीं जा सकती, तो इस सिचुएशन में स्पीकर काम आते हैं और स्पीकर से काफी अपनी सूचनाओं को उसको पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से ये है मल्टीमीडिया का प्रकार, जिसमें ग्राफिक्स, शब्द शामिल, दृश्य सामग्री और मीडी आते हैं। तो आज हमने समझा कि मल्टीमीडिया जो है उसको हम शिक्षण की दृष्टि से किस तरीके से उपयोग में लेंगे और इसको प्रकार कौन से हैं, साथ ही साथ जो संप्रेषण उपकरण है उसके गुण किस तरीके से। अब आपका असाइनमेंट है मल्टीमीडिया का उपयोग बताते हुए इसके प्रकार मल्टीमीडिया जो भी है इसका क्या यूज है, इसका क्या उपयोग है, इसको बताते हुए इसके जो भी प्रकार है, टाइप्स है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। जैसे पता है कोरोना का समय चल रहा है तो सावधानी सतर्कता रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले ऊपर मास्क का प्रयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बच्चे अपने साथ साथ अपने परिवार आस पड़ोस में जागरूकता के माध्यम से इस बीमारी से जल्दी से इलाज पाइए ताकि हम और हमारे लिए सुरक्षित रह सकें। थैंक यू।